उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा राम के अस्तित्व को नकारने वाले अब कह रहे सबके राम। उत्तराखंड के श्रीनगर में गोरखनाथ गुफा पहुंचे सीएम योगी, आदित्यनाथ ने की पूजा अर्चना, भक्तियाना स्थित पवित्र स्थली में भगवान शिव और बाबा भैरवनाथ के किए दर्शन। मायावती ने सहारनपुर और केरारा की मुस्लिम और क्षत्रिय समाज के लोगों से की खास अपील, नाम लिए बगैर इमरान मसूद पर साधा निशाना, कांग्रेस पर किया वार। समाजवादी पार्टी ने घोषित किए 7 और उम्मीदवारों की लिस्ट, फूलपुर से अमरनाथ मौर्य, श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा तो जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा लड़ेंगे चुनाव। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है, कहा आगामी लड़ाई के लिए उनका आशीर्वाद लेने आया हूं। मुख्य सचिव और डीजीपी ने श्री रामनवमी को लेकर की अहम बैठक, अयोध्या में 25 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना, सभी जनपदों के अस्पतालों को किया गया अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। गाजियाबाद से खबर, जहां पर पंचशील कॉलोनी के फ्लैट में लगी आग, घर में मौजूद 70 वर्षीय महिला की जलकर मौत। महिला के पति की पहले ही हो चुकी है मौत। मौके पर पुलिस बल व अन्य अधिकारी मौजूद। मौके पर पुलिस बल व अन्य अधिकारी भी मौजूद। गाजियाबाद से खबर, पंचशील फ्लैट की कॉलोनी में लगी आग, 70 वर्षीय महिला की जलकर हुई मौत। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र पर विपक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेताओं से लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस घोषणा पत्र को जुमला बताया। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा मुख्यालय में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा पत्र दिखाया। इसी के साथ पीएम मोदी ने घोषणा पत्र में लिखे प्रमुख बिंदुओं का जिक्र किया, जिसमें यूसीसी लागू करने, मुफ्त बिजली और 3 करोड़ नए घर बनवाने की गारंटी शामिल है। घोषणा पत्र का नाम मोदी की गारंटी रखा गया, मगर अब इस पर विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। घोषणा पत्र नहीं, माफीनामा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी के घोषणा पत्र से आपत्ति जताई है। पवन खेड़ा का कहना है कि बीजेपी के घोषणा पत्र के नाम से हमें आपत्ति है। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए। 10 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी को किसान, मजदूर, जवान सबसे माफी मांगनी चाहिए। ये जो गोलपोस्ट बदलने की जो बीमारी है ना, ये इस देश में कभी किसी सरकार को पहले नहीं है। अब 2047 पे पहुंच गए जनाब। पूछिए इनसे कि किसानों की आय दुगनी, जैसा कि अमिताभ दुबे जी बता रहे थे कि 2022 में करनी थी, अब उसका गोल पोस्ट भी बदल गया होगा। तो ये गोल पोस्ट बदलने जो 2014 में कहा, 19 में आपने न तो उसका कोई लेखा जोखा दिया, कोई अकाउंट नहीं दिया, कोई खाता बही सामने नहीं रखा। 19 में आपने नए जुमले, नए गोल पोस्ट के साथ रख दिए। 2024 आते आते आप 47 पे चले गए। 2036 में हम ओलंपिक कराएंगे, अब ये भी लिखा हुआ है उसमें। आप कहां हो गए? भाजपा का जुमला। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र ने इस घोषणा पत्र को जुमला बताया है। सुप्रिया श्रीनेत्र ने कहा कि घोषणा पत्र में नौकरी शब्द महज 2 बार लिखा है। किसानों के एमएसपी का जिक्र तय नहीं किया गया है। महिलाओं का आरक्षण और आतंकवाद जैसे मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। घोषणा पत्र में मां से महंगाई, मां से महिला और मां से मणिपुर का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो कहता है हम 30 लाख सरकारी नौकरी बनाएंगे, आप उस पर चुप हैं।
हमारा मैनिफेस्टो कहता है हम किसान को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हमारा मैनिफेस्टो कहता है नारी शक्ति का अभिवादन होगा और उसको हम 1 लाख रुपए गरीब महिला को सालाना देंगे, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम कहते हैं हम यंग गर्ल्स को, यंग लड़कियों को, युवतियों को 50% आरक्षण देंगे सरकारी नौकरी में, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम महंगाई को रोकने की, उसको थामने की, उसको नियंत्रित करने की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम बात करते हैं मणिपुर में शांति बहाली की, और उस मणिपुर में जिसमें 1 साल हो जाएगा वहां पर सिविल अनरेस्ट चलते हुए, और जहां पर 2 दिन पहले 2 लोगों की हत्या हुई है, उस मणिपुर में हम शांति बहाली की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम लद्दाख में 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो बरगलाता है। गरीब जनता के लिए कुछ नहीं। इन सब के परे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव का कहना है कि इस घोषणा पत्र में कुछ नहीं है, सिर्फ इधर उधर की बातें हैं। बिहार के लिए कुछ नहीं है, बिहार के गरीब जनता के लिए कुछ नहीं है, बिहार के विशेष पैकेज को लेकर कुछ नहीं है, बिहार के विशेष दर्जे को लेकर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें की गई हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि एक भी नौकरी का वादा नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो ये बोल रहे हैं कि हम गरीबों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, ये कांग्रेस के समय से चल रहा है। भाजपा को घोषणा पत्र कुछ नहीं है, ये घोषणा पत्र सिर्फ इधर उधर की बटन वाला घोषणा पत्र है। आप देखिएगा मैनिफेस्टो, 60% देश के युवा हैं, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 80% किसान हैं, 80% किसानों के बारे में जिक्र नहीं है। कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की, नौकरी की नहीं है। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ के किसान धान और गेहूं की खेती भी करते हैं, लेकिन इस साल सूखा पड़ने की वजह से उनका कहना है कि इस बार खेती से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं है। ऐसे में सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ के किसान धान और गेहूं की भी खेती करते हैं, लेकिन इस साल सूखा पड़ने की वजह से उनका कहना है कि इस बार खेती से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं है। ऐसे में वे सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आगे। गन्ना की खेती होती है, गेहूं, धान। तो क्या आप लोगों को किस तरह की आमदनी है इस बार? आमदनी काजे खान भरे बच रहो है, घाटा आपकी गन्ना सूख गए, लगा के लागत ना लिखा मिल रही और का लागत ना निखर रही। तो सरकार राजनीतिक दलों से क्या चाहती है? अरे सरकार सब तो चाहिए रहे कि कुछ मिले, लाभ मिले। अब मिल रहो गरीबन लोगन को, ऊपर से आए रहो मगर मिल ना पाए रहो पूरा। किसानों का कहना है कि इस साल बारिश कम होने की वजह से गन्ने की फसल सूख गई है, जिससे उनकी आय पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। गन्ने की आमदनी तो रेट तो कुल मिला के सही है, जैसे अब गन्ना अपना सूख गया, इस बार बहुत ज्यादा नुकसान हुआ काश्तकारों को। गन्ना रकबे में कम नहीं था, गन्ना सूखने से खराब हो गया ज्यादातर। तो सरकार कोई इसमें कोई मुआवजा वगैरह देती है आपको, या जब सरकार कुछ मुआवजा वगैरह नहीं देती, जो पीएम किसान निधि योजना दे रही। गन्ना सूख रहो, सब दवा गोली आए, आदमी दवा गोली काम नहीं कर रही खेतन में, आए काश्तकारी में। अब जितनो पैदा ना हो रहा उतनो आदमी लगाए रहो है। कहाँ सब बाजार बहुत है, जब बाजार जने कहाँ से कछु बचन ना दे रहे। पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से 4 पीलीभीत जिले में और 1 बरेली जिले में है। जिले के कृषि विभाग के मुताबिक पीलीभीत जिले की चारों विधानसभाओं में करीब 18 लाख मतदाता हैं, जिनमें से करीब 3.5 लाख किसान परिवार से आते हैं। अगर इन्हें वोटर में देखें तो ये संख्या 9 लाख तक पहुंचती है, जो कुल वोटर का 50% है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को पीलीभीत में मतदान होना है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यालय में कार्यक्रम किया और आयोजन किया, जिसमें राज्यसभा सांसद संजय सिंह, विधायक और दिल्ली प्रदेश प्रभारी गोपाल राय, मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर भाजपा पर हमला किया। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं, केवल एक षड्यंत्र है जिसके तहत अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया। देश में लोकतंत्र खतरे में है, बीजेपी की तानाशाही चल रही है। लगातार आम आदमी पार्टी पर ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है, जो कहीं ना कहीं गलत है। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आज आम आदमी पार्टी ने विशेष रूप से एक कार्यक्रम का आयोजित किया था, जिसमें संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ को लेकर नारा दिया गया था। तमाम बड़े नेता आम आदमी पार्टी के यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें संजय सिंह से लेकर गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और उसके अलावा आम आदमी पार्टी के भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी बार बार बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा रही है कि सिर्फ एक षड्यंत्र रचा गया है, घोटाले के नाम पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है। और अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जो आम आदमी पार्टी के सबसे ज्यादा जीते हुए कैंडिडेट में माने जाते हैं और देश की जनता, विशेष रूप से दिल्ली की जनता के चुनिंदा मुख्यमंत्री हैं और वो जेल में बंद है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि संविधान की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कहने के लिए देश में लोकतंत्र है, लेकिन बीजेपी उसकी हत्या कर रही है। देखने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल कितने दिन जेल में रहते हैं। मैं परवेश शर्मा, के न्यूज इंडिया। दरियागंज से आए हैं, पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं बहुत सा तानाशाही चल रहा है, संविधान के ऊपर भी छेड़छाड़ के लिए बहुत सा साजिश चल रहा है। और हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, जिसके वजह से गरीबों को आज समाज के प्रति इतना इज्जत मिलते हैं, आज गरीबों के प्रति सभी जो जनता है अच्छा नज़र से देखते हैं। लेकिन आज का डेट में वही संविधान को छेड़छाड़ करके कुछ पार्टी अपना स्वार्थ के लिए बहुत सा तानाशाही चालू रखा है। इसी के आधार पर आने वाला दिन बहुत ही संकटमय होने वाला है। इसी कारण हमने आए हैं और ये संदेश देने आया है, जो ये संविधान को अगर छेड़छाड़ हुआ तो आने वाला दिन में जितना भी इस संविधान के ऊपर जो सुविधा मिलने वाला है, जो सुविधा मिलते हैं SC ST सभी वर्गों को, ये हट जाएंगे। आज बाबा अम्बेडकर जयंती का प्रोग्राम था और हम बाबा साहब को सपोर्ट करते हैं और आप देख रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान खत्म करने की तैयारी की जा रही है। इस तरीके से तो ये चीजें गलत की जा रही है, उस चीज का हम विरोध करने के लिए। सीधे तौर पर कहें, बीजेपी आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार किया है तो जेल जाना होगा। आम आदमी पार्टी कह रही है गलत किया है, संविधान को तोड़ा गया है। क्या है सर, बीजेपी पार्टी ने अभी तक जो भी किया है वो गलत किया है। अभी तक कोई भी गुनाह बरामद नहीं हुआ है, ये सब सर झूठ है। इस वेशभूषा से हम ये संदेश दे रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। तानाशाही और नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा हथियार ईडी द्वारा, इसीलिए ये पलड़ा झुका हुआ है ईडी का और लोकतंत्र का पलड़ा उठा हुआ है। इस तरीके से आपको लगता है कि कोई संदेश जो देना चाह रहे हैं वो पहुंच रहा है लोगों तक? हाँ बिल्कुल, देखिए कानून अंधा होता था, ये पहले सबने सुना है, सब जानते हैं। अब कानून अकल भी आ गई है, अकलमंद भी हो गया है कानून, क्योंकि अब कानून सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे छापे डर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई हो रही है ईडी और सीबीआई के द्वारा। आप मुझे बता दीजिए बीजेपी के एक भी नेता पे कार्रवाई हुई है क्या? सारे विपक्ष के नेता को उठाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उन्हें रोका जा रहा है, चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है। आम आदमी पार्टी खत्म करने की साजिश हो रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बाद अब अंबेडकर जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। जानकारी कि भाजपा के घोषणा पत्रों का थीम मोदी की गारंटी पर आधारित है। इस घोषणा पत्र को अंबेडकर जयंती के मौके पर बीजेपी मुख्यालय विस्तार केंद्र से जारी किया गया है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी के भी मौजूद रहे और विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए समय पीएम मोदी के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह सहित पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार के नारे के साथ मैदान में उतरी है। भाजपा के संकल्प पत्र में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए काफी कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। वहीं संकल्प पत्र को लेकर बीजेपी विपक्ष की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। दाम 300 रुपए से 1200 रुपए पहुंच गया, डीजल का दाम 55 रुपए से 90 रुपए पहुंच गया, पेट्रोल का दाम 75 रुपए से 100 रुपए पर पहुंच गया। आज इस देश के हर परिवार को अपना खर्चा चलाने में दिक्कत हो रही है।
आज किसान के पास अपनी फसल बेचने का तरीका नहीं है, अपनी आय बढ़ाने का तरीका नहीं है। आज बच्चों के लिए सरकारी स्कूल नहीं है, देश के किसी नागरिक के लिए स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। तो आज जो जुमला पत्र भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किया है, देश के कोई भी लोग उस पर विश्वास नहीं करने वाले हैं। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के जुमलों को पूरे देश ने देख लिया, युवाओं ने देख लिया, महिलाओं ने देख लिया, गृहिणियों ने देख लिया, और इस बार इन जुमलों के खिलाफ देश के लोग जरूर वोट डालेंगे। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो चुनाव के बाद तीसरी सरकार मोदी जी की उसको इम्प्लीमेंट करेगी। इसलिए ये सारी घोषणाएं महत्वपूर्ण हैं, चाहे जॉब फॉर यूथ हो या वुमेन एम्पावरमेंट हो या वीकर सेक्शन की सत्ता में हिस्सेदारी। आशीर्वाद लेना था हम लोगों का, हमेशा हाउस के अंदर वो हौसला बढ़ाते रहते हैं और जब भी कोई सरकार के खिलाफ आवाज हम लोग उठाते हैं तो हमेशा साथ देते हैं। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं राज्यसभा में, तो उसके लिए मुलाकात हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी कि जिस प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है पूरे देश में, उसके विषय में चर्चा हुई। आने वाले दिनों में जल्द ही एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम घोषित किया जाए इंडिया गठबंधन का, एक न्यूनतम कार्यक्रम जो सरकार बनने के बाद, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद हम लोग लागू करेंगे, उसके विषय में चर्चा हुई। और ख़ास तौर से आज जब बाबा साहब की जयंती है तो भारत के संविधान और लोकतंत्र को कैसे बचाना है, इसके लिए कैसे हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे, उसके बारे में बातचीत हुई। और मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में आपको इंडिया गठबंधन का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सामने मिलना चाहिए। कोई गारंटी और एमएसपी मैं बढ़ाऊंगा और एमएसपी को मैं लीगल स्टेटस दूंगा, ये कहा था, यही उसकी गारंटी। और अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। अब युवा तो नौकरी के लिए तड़प रहे, रास्ते पे आए हैं और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, सभी दाम खाने पीने के और सभी चीज़ें आकाश को पहुँचे हैं, उसकी उनको फिक्र नहीं है। इन्फ्लेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, और जो उन्होंने पहले पिक्चर बताया, वो क्या बोलते, ट्रेलर बोलते थे वो, तो उस ट्रेलर में ना डीजल की कमी दिखा रही, ना पेट्रोल का दिख रहा है, ना और किसी गैस का कुछ भी नहीं है। क्या है? और इसने आके इतना बढ़ा दिया कि किसी सरकार ने छोटे से टेन्यूअर में सैकड़ों रुपए नहीं बढ़ाया। और ये आदमी जो 10 साल में गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सका, ये सब उदाहरण है आपके पास। तो उसी की फिर मैनिफेस्टो देखना ये और उसको विश्वास करना ये ठीक नहीं है। और इससे भाजपा का मैनिफेस्टो सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और प्रधानमंत्री मोदी का फोटो एल्बम है। उस फोटो एल्बम में अमेरिका और इंग्लैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फोटो तो लगाई, लेकिन चीनी राष्ट्रपति की झूला झूलने की फोटो नहीं लगा पाए, जिस चाइना ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत की कब्जा कर ली। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की शुरुआत ही 80 करोड़ लोग इस देश में गरीब और उनको राशन देने से हुई है। इसी से समझा जा सकता है कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश को कहां पहुंचा दिया। 2014 में बड़े बड़े वादे किए थे युवाओं से, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के,
किसानों को एमएसपी गारंटी का कानून, कर्ज माफी, किसानों की आय दुगनी, महिला सुरक्षा के नाम पर तमाम वादे, देश को अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का, लेकिन वो सब जुमला साबित हुआ। इसीलिए इस बार के मैनिफेस्टो में युवाओं के रोजगार की बात तक प्रधानमंत्री और मैनिफेस्टो में नहीं कर पाए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मदुरई से चलकर आज बुलेट रानी नाम से मशहूर राजलक्ष्मी लंबा सफर तय कर आगरा पहुंची। वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी का नारा लेकर राजलक्ष्मी आज आगरा पहुंची हैं और भाजपा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर उनके द्वारा पत्रकार वार्ता की गई। इस दौरान राजलक्ष्मी ने बताया कि वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी के नारे को लेकर मदुरई से यात्रा की शुरुआत कर रही हैं। करीब 61 दिन पूरे होने पर आज आगरा पहुंची। इस दौरान उन्होंने करीब 19,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है। कुल 21,000 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। राजलक्ष्मी ने कहा कि वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी का नारा लेकर आज दक्षिण भारत से निकली हूं और मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य लेकर लोगों की तरफ जा रही हूं। लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है और इस बार भाजपा 400 पार करेगी। एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। लोग मोदी जी से जुड़ते जा रहे हैं। जहां भी मैं जा रही हूं वहां देख रही हूं कि लोगों का जुड़ाव प्रधानमंत्री मोदी से है। 12 फरवरी को तमिलनाडु मदुरई में इस यात्रा को शुरुआत की हूँ। तमिलनाडु मदुरई से लेकर दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर 65 दिन। वोट फॉर मोदी, वोट फॉर नेशन, ओनली वोट फॉर मोदी, इस कैंपेन के साथ मैंने शुरू किया हूँ। 61 दिन हो गया है हमारा यात्रा। आज आगरा पहुंचे, कल रात को पहुंची थी। आज यहाँ से हमने अलीगढ़ होते हुए मुजफ्फरपुर और हरियाणा होते हुए 18 अप्रैल को दिल्ली में इसको समापन करेंगे। तो पूरा 21,000 किलोमीटर 65 दिन मेरा भारत भ्रमण का लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें सभी वर्गों के साथ में रखने का प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल का पूरा संकल्प पत्र जारी किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह संकल्प पत्र सभी वर्गों के लिए है। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी का हर काम जुमलेबाजी ही नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है और उन्होंने सभी वर्गों को साधने का काम किया है। ऐसे में बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हमारे साथ में हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है, कैसे देख रहे हैं इस पत्र को? ये जो संकल्प है मोदी की गारंटी का, निश्चित तौर पे ये समाज की ज़रूरतों को समझते हुए हमेशा हमारी मोदी सरकार ने सकारात्मक भाव से सकारात्मक दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। बीते 10 सालों में पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जन जन के विकास को सुनिश्चित करने के एजेंडे के साथ काम किया है, जन जन को विकास की तरफ आगे बढ़ाने के एजेंडे के साथ काम किया है, नौजवानों के हाथों को सशक्त करने का काम किया है, महिलाओं को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है, पासमानदा अल्पसंख्यक समाज को विकास की तरफ और तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया है। तो हमारे तमाम 10 सालों का जो अथक हमारा परिश्रम है मोदी सरकार का, वो परिश्रम के प्रति आज जनता के अंदर एक विश्वास है। निश्चित तौर पर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव में हम पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार के आंकड़े के साथ तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इस शपथ में सबसे बड़ी भूमिका हमारे देश के जन जन की होगी। विपक्ष फिर से एक बार सवाल उठाया है, कहा है कि शपथ पत्र जुमलेबाजी पत्र है। देखिए, विपक्ष अगर सही से पढ़ेगा तो निश्चित तौर पर देखेगा कि शपथ पत्र का जो हमारा संकल्प पत्र है, उसके एक एक जो शब्द है वो पूरी तरीके से ईमानदारी से भरा वो शब्द है। एक एक शब्द में हमने जनता के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को दर्शाया है। एक एक हमारे वादे में जनता के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी की झलक आप देखेंगे। हमने बीते 10 सालों में जो ईमानदारी से काम किया है, उस 10 सालों का आईना भी उस संकल्प पत्र में दिखेगा और भविष्य में आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं उसका भी एक आपको रोड मैप दिखेगा। तो अतीत का जो हमारा वो है, अतीत का जो हमारा रिजल्ट है उसको भी हमने दिखाया, अतीत की जो हमारी मेहनत है उसको भी दिखाया और भविष्य के प्रति हमारी क्या योजना है इसको भी हमने दर्शाया। तो निश्चित तौर पे हम आज पूरी ईमानदारी से, मेहनत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के विकास को सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ आज संकल्पित हैं और निश्चित तौर पर इस संकल्प को हम पूरी ईमानदारी से जरूर पूरा करेंगे। विपक्ष एक आरोप ये भी लगा रहा है कि हमारे मैनिफेस्टो से चोरी कर करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। देखिए, तो अपने आप में ये विपक्ष जो बातें कह रहा है, उस समाज सिवाय हंसने के इस बातों का और कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आज विपक्ष जो है उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, मुद्दा नहीं है।
मुद्दा विहीन जो विपक्ष है, एजेंडा विहीन विपक्ष हमेशा बेबुनियाद बात करके समाज का ध्यान भटकाना चाहता है, लेकिन समाज जानता है कि हमारी मोदी सरकार ईमानदारी से समाज के विकास को सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। ये से हमारे साथ में अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश अंसारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष का एक अपना जो गुमराह करने की जो एक आदत है वो लगातार पहले जारी है और उसी कड़ी में वो काम भी कर रहा है। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। और उसी बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, कांग्रेस मीडिया चेयरमैन सीपी राय की कॉन्फ्रेंस, बीजेपी के घोषणा पत्र पर कसा तंज। आर्थिक रूप से देश को कमजोर करने का आरोप लगाया है बीजेपी पर। सुरक्षा के क्षेत्र में भी बीजेपी को बताया फेल। इसलिए कि कोई चीज बासी हो जाए तो उस पर फिर बात करना बेकार हो जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक तथाकथित घोषणा पत्र जारी हुआ है, जिसको मैंने नाम दिया असत्य का उद्घोष, झूठ ही झूठ। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम झूठ का पुलंदा गढ़ा है और वो झूठ का पुलंदा सिर्फ 13 दिन में गढ़ा है। आप लोगों को याद होगा, राजनाथ सिंह जी को उनके मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया गया 30 मार्च को, और 13 दिन में उन्होंने सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के द्वारा बनाए गए तमाम मुद्दों को अपने घोषणा पत्र के रूप में जारी कर दिया है। मेरा सवाल यह है कि जिसकी सरकार हो उसको घोषणा पत्र तब जारी करना चाहिए जब पहले वो अपना पुराना उसने क्या किया उसके बारे में कुछ व्हाइट पेपर जारी करे, सफेद पत्र। जो भी सरकार चला ले 5 साल या 10 साल, उसको पहले अपना व्हाइट पेपर पेश करना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे, जब बजट पेश होने वाला होता है तो बजट पेश होने के कई दिन पहले उसकी एक रिपोर्ट पेश होती है, आर्थिक रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे, और उसके आधार पर फिर बाद में बजट पेश होता है। सरकार का भी वही काम है, जो सत्ता में है उसका वही काम है कि वो पहले अपना पुराना रिपोर्ट कार्ड पेश करे। खबर तो प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।